जो पायरेसी है ये स्टेम कहाँ से हो रही है? मतलब ये एग्जैक्टली बिकॉज सोमाली पायरेट्स के बारे में हमने बहुत टाइम से सुना है, बहुत मूवीज देखे हैं। तो ये आया कहाँ से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये निकला कहाँ से, और ये आज के ज़माने में भी क्यों है? आज के ज़माने में भी अगर हम देखेंगे तो इतना एडवांस हो चुका है आज का ज़माना। सो फ्रॉम वेयर इज इट, डिड इट एमिनेट एंड वाई इज इट स्टिल देयर? ऑल्सो रेड सी का भी मुद्दा चल रहा है वहाँ पे, वो एक हॉट बेड बन चुका है, चोकअप पॉइंट हो चुका है जहाँ पे काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। तो इन दो मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ओके, सो पायरेसी जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आप पायरेसी ऑफ द गल्फ ऑफ एडन की बात कर द गल्फ ऑफ एडन की बात कर रहे हैं, सोमालिया के एरिया की बात कर रहे हैं। सो पायरेसी जो सोमालिया में थी वो कई सालों से चली आ रही है, लेकिन वो 2008-9 में इट सडनली प्रॉप्ड अप, एंड 2008-9 से लेकर 2014 तक काफ़ी पायरेसी के इंसिडेंट्स हुए थे। फिर 2014 के बाद और 2022 तक धीरे धीरे पेटर डाउन, बहुत कम हो गए, और रिसेंटली दोबारा पायरेसी का मुद्दा शुरू हो गया है। सो आई जस्ट टेल यू कि ये पायरेसी कैसे वहाँ पनप रही है। बिफोर 1991 इट वाज जनरली ए रीजनेबली मैनेज स्टेट, बट 1991 में आफ्टर दैट गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन, they went into chaos, complete chaos, and there was total political instability. Warlords had taken over, और जब warlords take over करते हैं तो वो उनके internecine war शुरू हो गया वहाँ पे। Now if you see, जो सोमालिया का जो सी का जो एरिया है वो फिशिंग बहुत ही अच्छा फिशिंग बैंक है, हाई क्वालिटी की फिश वहाँ मिलती है। सो अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टिव फोर्स नहीं है तो वेस्टर्न पार्ट्स, नॉट वेस्टर्न, एक्सटर्नल पार्ट्स आके वहां पे फिशिंग करते थे। तो पहले जब गवर्नमेंट उनकी स्टेबल थी, उस समय क्या होता था कि इन जो सारे जो फॉरेन फिशिंग वेसल्स के साथ दे हैड ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में काम चलता था। और जैसे ही वो गवर्नमेंट वहाँ पे खत्म हुई और वहाँ पे वो जो क्योस शुरू हो गया, तो उसके बाद देयर वाज नो फोर्स व्हिच वाज देयर, मैरीटाइम फोर्स टू कंटेन रेगुलेट दिस। तो उसके चक्कर में बाहर के सारे लोग आके वहाँ पे करते थे, फिशिंग करते थे, एंड गवर्नमेंट को कुछ पैसा नहीं मिलता था। राइट। जो लोकल फिशरमैन थे, क्योंकि फिशिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस इन सोमालिया बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड, सो वहाँ के जो लोकल फिशरमैन थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। प्लस क्योंकि वहाँ की जो पहले जो सोमालिया की नेवी थी वो डिसबैंड हो चुकी थी, उनकी जो कोस्टल सिक्योरिटी थी वो डिसबैंड हो चुकी थी। तो बाकी कई कंट्रीज से जो सारा जो वो पोल्यूटेड मटेरियल है उसको डंप करने के लिए डंप यार्ड बन गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल फिशिंग उसमें बहुत इफेक्ट हुआ। डीप सी फिशिंग में तो वो लोग कर लेते, वो दे वर नॉट एबल टू डू, वो बाहर वाले कर लेते थे, लेकिन जो क्लोज कोस्ट फिशिंग जो होती है वो नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि बाकी ये फिशरमैन ले गए। तो उससे क्या हुआ कि देयर वाज ए लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स वेयर रेज्ड अगेंस्ट दिस पीपल। तो मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल जो उनके नेवी के वाले थे, दे बिकेम पायरेट्स। ओके, इनिशियली दे स्टार्टेड कि जो बाहर के फिशिंग आते थे उनको वहां से भगाने की कोशिश की, उसके बाद उनको बोर्ड करना शुरू किया, उनके बाद उनको रैंसम मांगना शुरू किया। ऐसे होते करते विद इन ए कपल ऑफ ईयर्स पायरेसी वहां पे पनप गई, और ये पायरेसी 2008-9 में बहुत ज़्यादा पनपी। और ऐसा हो गया कि बिकॉज ऑल दिस पीपल वर देयर, बिकॉज नाउ क्या होता है, पायरेसी के पैसे, रैंसम पैसे काफ़ी मिलते थे। अब ये रैंसम जब पैसे मिलने शुरू हुए तो बिग प्लेयर जो वॉरलॉर्ड्स है वो इसमें एंगेज हो गए, इन्वॉल्व हो गए। राइट। अब अभी क्या हुआ कि पायरेसी से फायदा काफी लोगों को हुआ, वॉरलॉर्ड्स को फायदा हुआ, और जो पायरेट जिस विलेज में रहते थे वहां पे भी विलेज में डेवलपमेंट शुरू की, पैसे आने शुरू हो गए। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। लेकिन सच सिचुएशन कैन नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंटरनेट जो उनके जो वॉरलॉर्ड्स के बीच में जो फाइट होती थी, उसके बाद क्या होता अगेन देयर इज ब्राइबरी, करप्शन एंड ऑल। एट द एंड ऑफ द डे जो बेचारे पायरेसी करते हैं जो है उनको कुछ खास मिलता नहीं है, और जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो दिस इज द chaos व्हिच इज लेड टू द पायरेसी। बेसिकली आउटसाइड वाले लोग उनको फिशिंग में नुकसान पहुंचा रहे थे, और उनके पास और कोई मुद्दा, there is no other we need to eke out a living, क्योंकि political instability थी, right? So there was no economic development, there is no economic management. तो बंदा करेगा तो क्या करेगा? So that's how पायरेसी में आ गए। लेकिन 2013-14 के बाद जब पायरेसी शुरू हुई 2008-9 में, तो lot of external powers led by the US Navy, they opened Combined Task Force 150 and 152. Okay. एंड यूरोप ने तो पहले ही यूनोर फोर्स ऑपरेशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन अटलांटा शुरू कर दिया था वहाँ पे। ओके। तो उससे कुछ हद तक पायरेसी कंटेन हुई।
Indian Navy also deployed in 2008 onwards. Chinese Navy also deployed, but we were not part of the American what do you call task force, because India believes कि भैया हमें तो UN mandate के अंदर ही काम करना है. We cannot operate under anybody else. So वो मुद्दा अभी तक भी है, वो चलता रह रहा है. तो Indian Navy was involved in 2008 and उसके बाद पायरेसी कई हद तक खत्म हुई है. दूसरा मुद्दा क्या था कि जो सारे मर्चेंट वेसल थे उनके ऊपर सी मार्शल डिप्लॉय होने शुरू हो गए. तो सी मार्शल बेसिस टू कैरी वेपन, क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ, ऑल दी मर्चेंट वेसल आर नॉट सपोज टू कैरी एनी वेपन्स. तो उन्होंने सी मार्शल लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि पायरेसी थोड़ी और कम हुई. प्लस ये जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो ये सारी नेवीज ने मिलकर किया, तो उससे ऑलमोस्ट पायरेसी खत्म हो चुकी थी. अब मुद्दा है रेड सी का. नाउ रेड सी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट transit way for the trade which emanates from in the southern Indian Ocean regions and from the Pacific region, come all the way through the Malacca Strait. उसके बाद ये सीधा जाता है गल्फ ऑफ एडन से अंदर जाके स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब, उसके बाद रेड सी, उसके बाद सुएज कनाल से एंटर्स मेडिटेरेनियन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट. एंड ये मान के चलो कि 30 to 40% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड goes through this area. Right. 15 to 20% of the petroleum products go through this area, and about another 15 to 20% of other provisions go through India. So this area. So how important it is. अगर इसी में problem हो जाए, तो what is going to be the repercussion to the international trade? Economy. Because 90% of the world's trade goes by sea. Indian Ocean region में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हर साल कम से कम 1 लाख से ज्यादा ships fly करते हैं. इंडिया की पूरी इकोनॉमी, चाइना की पूरी इकोनॉमी इस पे ऊपर डिपेंड है. उसमें अगर आप यहाँ पे कुछ क्योस शुरू कर दो. अब हुआ क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द इजराइल एंड देयर अटैकिंग गाजा, हमास वॉर. नाउ वहाँ पे क्या है कि the Arab world and the Muslim world is in favor of the Hamas. Yes. And they are anti-Israel. So what has happened is that there is a element in Yemen called the Houthi rebels. Houthi rebels are the people who are so-called backed by they are given political patronage by Iran. Yes. And also Hezbollah, which is there in Lebanon, उनका political patronage ईरान से है. And also to a certain extent हमने तो कहीं पढ़ा है कि even Russia is supporting. Houthi rebels ने ये बोला हुआ है कि भाई ऐसा है कि to draw the attention of the whole world to this problem which has happened in Israel, they want Israel to withdraw the forces. अगर नहीं करेंगे तो जो भी मर्चेंट वेसल इजरायली फ्लैग में फ्लाई करेगा या इजराइल की तरफ जाएगा बिजनेस के लिए या इजराइल से इमिनेट होकर इधर आएगा, उन सबको टारगेट कर रहे हैं. एंड दे आर टारगेटिंग देम यूजिंग ड्रोन्स एज वेल एज मिसाइल्स. तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया. पिछले 1-1.5 महीने में कितने शिपों की हाईजैकिंग शुरू हो गई, कितने शिपों में तो अटैक्स हो गए. ऑफ कोर्स अटैक्स हैव नॉट बीन वेरी साइजेबल, बट डैमेज तो डैमेज है. फॉर ए पर्सन जो मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, उसको तो अपनी जान प्यारी है ना. ही इज नॉट ए वॉरियर, ही इज नॉट ए सोल्जर. और उसके लिए तो ये वॉर भी नहीं है. व्हाई शुड गेट इन्वॉल्व? तो इंश्योरेंस बढ़ गया है. अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे कई शिपिंग कॉर्पोरेशन ने बोला हुआ है कि हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. अब अगर वहां से आपको अप्लाई नहीं करेंगे और आपको पूरा सामान लेके अटलांटिक ओशन जाके मेटेरियल में जाना है, तो वो डिस्टेंस जो है ना वो 9000 किलोमीटर बढ़ जाता है. बहुत खर्चा. एंड 2 हफ्ते और लग जाते हैं सी रूट. राइट. यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिपरकशन ऑन द ट्रेड एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रेड. यस. ऑलरेडी इफेक्ट तो शुरू हो चुके हैं. इंडिया की मोर देन 40% एक्सपोर्ट टू यूरोप गोज थ्रू दिस रेड सी. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडियन नेवी ने क्या किया, लाइक मेनी अदर नेवीज, यूएस नेवी ने एक अपना फोर्स खड़ा किया अंडर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन. ओके. उसमें देयर आर लॉट ऑफ नेटो कंट्रीज, बट उसमें कई नेटो कंट्रीज ऐसे हैं जैसे फ्रांस है, इटली है, दे रिफ्यूज्ड. एंड जर्मनी, दे रिफ्यूज्ड टू जॉइन दैट कोलिशन. बट स्टिल यूएसए इज डूइंग इट. एंड कई हद तक उन्होंने इस सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश की है. इंडियन नेवी ने आल्सो डिप्लॉयड. मैंने आपको पहले कहा था कि as we speak, there are about 7 to 8 Indian naval war vessels deployed in the entire Indian Ocean region as part of the mission-based deployment. Okay. Because we are the first responders at sea. And हमने recently prove भी किया हुआ है. Right. So that's how and so there are simultaneous 2 operation Navy कर रही है. एक तो है anti-piracy operation, which is off the Gulf of Aden, और एक operation है, it is called Operation Sankalp, which is basically anti-drone operation. Okay. तो हिंदुस्तान के काफी बड़े बड़े युद्ध पोत वहाँ डिप्लॉय हो रखे हैं. सो दैट इज द ओनली वे वी कैन कंटेन द सिचुएशन. एंड आई एम श्योर दैट इन टाइम्स टू कम इट विल गेट कंटेन्ड. यस, ऑफ कोर्स.
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।